अच्छा जी, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the session today, or we'll build on whatever we discussed in our previous session. और if I remember correctly, तो हमने कुछ बातें इस तरह से की थी रिलेटेड के जब एक रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है तो उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके चलने की फॉर थीसिस वो क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हम करते हैं। कुछ चीज़ें आज रिपीट भी करते हैं उसके अंदर से कि किस तरीके से मे बी कुछ फर्दर क्लैरिटी आ जाए, और कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो हम एड्रेस करेंगे। मैंने एक रिक्वेस्ट ये भी की थी कि आप कोशिश करें कोई रिसर्च टॉपिक्स को फाइनलाइज करने की, ब्रॉड एरियाज के किस एरिया में आप अपने काम को लेकर चलना चाहोगे। और साथ ही साथ मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो पोटेंशियल सुपरवाइजर आपके हो सकते हैं उनको भी होमवर्क करें अवेलेबल लोगों के अंदर से कि कौन आपको आपके काम में असिस्ट करेगा। तो उस तरह से थोड़ा सा हम आज देखते हैं कुछ चीज़ें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि और आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ जो शायद क्लास में डिस्कस नहीं की थी वो थीसिस के डिफरेंट फेजेस थे, जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है थीसिस को लेके चलने का, जिसमें प्रपोजल डिफेंस है और फिर फाइनल थीसिस डिफेंस है, उसमें क्या क्या काम करने वाले हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं उसको। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो पहले वो क्वेश्चंस हम एड्रेस कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन कोई नहीं है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। मैंने ये जरूर किया है कि जूम सेशन का जो पासवर्ड है, जो उसकी डिटेल्स हैं वो मैंने शेयर कर ली हैं आपके ग्रुप के अंदर। तो अगर कोई आपके कोलीग्स हैं जो कि जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है और वो रिमोटली हैं और क्लास में नहीं आ पाते, तो वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्चुअली कैन बिकम पार्ट ऑफ द क्लास। सो दैट वुड बी समथिंग कि अगर कोई उनका क्वेश्चन आंसर है तो ऑन दी रन ऑफ द लेक्चर वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहरहाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आई ट्राई कि जो चीज़ सेशन रिकॉर्ड हो वो यूट्यूब पे उसकी एक लिंक जो है आपसे मैं शेयर कर लूंगा। तो वो आई हैव डन दी लास्ट टाइम। लास्ट लेक्चर को हमने जो जिस हद तक हमने कवर किया था वो हमने रिकॉर्ड करके शेयर किया था। ठीक है, ये मैंने खुद इसको किया हुआ है। हाँ, कर लेगा। मैं बस इसको ना अभी लिंक कर रहा हूँ, ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा। Sure. आपने लोकल स्टोर खोल दिया, अभी आप वापस उधर ही इसको ही खोल दो जो। नहीं, मुझे दे दे। सोर्स पे जाइए। क्यों पे चेक कर लेते हैं। That is the reason. ठीक है जी। ओके, सो सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, और याहिया हुमायूं साहब इस वक्त हैं सेशन के ऊपर। आपको आवाज आ रही है मेरी? याहिया साहब जी आवाज सर, आ आ रही रही है? है बिल्कुल। अच्छा, ओके। आप जी सर, आ रही है। डिस्टेंस लर्नर हैं? जी सर बिल्कुल। और कहाँ पे हैं, किस स्टेशन पे हैं आप? सर मैं इस टाइम औरंगजेब में हूँ। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बताइए। सर इस टाइम मैं औरंगजेब एजेंसी में हूँ। औरंगजेब एजेंसी में, ओके, चलें, ठीक हो गया।
ये आपके लिए ना लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आप इसको यूट्यूब पे देख पाएंगे, और वैसे आप हर सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय लॉगिंग इनटू दी जूम सेशन। इसका लिंक जो है वो मैं क्लास के दौरान शेयर कर लिया करूंगा बिफोर स्टार्ट ऑफ क्लास। Right, sir. Grateful. Great. So kindly communicate to other distance learning students as well if anybody is in your contact list, so that everybody gets benefit of it. Sure, sir. ओके सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, यही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड यूट्यूब पे है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो जो वहाँ पे हमने बातें की थी उससे हम आगे लेके चलते हैं। हमने कुछ जनरलाइज डिस्कशंस की थी, आज मैं कुछ स्पेसिफिक बातों पे आ जाता हूँ। तो लेट्स ओपन दी लेक्चर फॉर टुडे। सर, जो लास्ट लेक्चर था उसका लिंक, जो यूट्यूब का लिंक है, वो काइंडली शेयर कर दीजिएगा सर। अगर आप ग्रुप का हिस्सा हैं तो ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर हुआ हुआ है। सर बिल्कुल, मैं ग्रुप में हूँ, लेकिन उसमें लास्ट सेशन का कोई शेयर हुआ नहीं है वैसे सर। शायद मुझे बाद में ऐड किया गया है। Maybe that would be the reason. I'll share it again. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक है। Okay, so let me share these slides now. यूजुअली आई राइट दीज थिंग्स ऑन दी बोर्ड, बट बिकॉज के कुछ डिस्टेंस लर्नर्स भी हैं तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बाय डिजिटल पेन इसके ऊपर कुछ चीज़ें नोट की थी, जस्ट फॉर इजी अवेलेबिलिटी टू ऑल। तो इसमें बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने जो डिस्कस में आज आपको क्लियर करना चाहूँगा वो ये कि जो हमारे थीसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं अब्बासीन यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको हम क्लियर करें। तो हमारे पास यहाँ पे इनफैक्ट थीसिस की दो स्टेजेस हैं। एक को हम कहते हैं TH1 स्टेज, और एक को कहते हैं TH2 स्टेज। थीसिस 1, थीसिस 2 स्टेज, और टोटल 6 क्रेडिट हैं जो कि आप थीसिस के अंदर करते हैं। मैं विजिबल दूं ना आपको, ये हर्डल तो नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा मुझे इसके पीछे रहना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड ठीक होती है। थोड़ा मैं राइट लेफ्ट होता हूँ तो फिर वो आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आएगी। ऑल दो मेरी आदत नहीं है सामने डेस्क के पीछे खड़े होने की, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ट्रैवल करता रहूँ, बट बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग पर्पजेज थोड़ा सा मुझे अपने आप पे थोड़ा कंस्ट्रेंट डालने पड़ेंगे। तो ओके, तो TH1 TH2 दो फेजेज है, टोटल 6 क्रेडिट आवर्स है। 24 क्रेडिट आवर का आप कोर्स वर्क करते हैं सारे, यानी 8 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, उनमें कुछ कोर कोर्सेज होंगे, कुछ आपके इलेक्टिव कोर्सेज होंगे। अज्यूमिंगली आप में से मोस्टली लोगों ने जो है वो 6-7 कोर्सेज पढ़े हुए हैं, अभी आप आखिरी स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज को कवर कर रहे हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप जो है वो थीसिस स्टेज पे जाएंगे, जो कि इंडिपेंडेंट टास्किंग होती है आप लोगों की। इसमें कोई क्लास नहीं होगी थीसिस की, ये आपका और आपके सुपरवाइजर का आपस में इंटरलिंक है, और अकॉर्डिंगली आप अपने टॉपिक के ऊपर काम करते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, और वो हम देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं, जब आप काम शुरू करते हैं तो क्या क्या करना होता है। ठीक है, सो 6 क्रेडिट आवर, 24 के बाद 6 मींस 30 क्रेडिट आवर्स का आपका होता है थीसिस, टोटल मास्टर्स का जो क्रेडिट आवर्स होते हैं। और इस तरह से PhD में जब हम जाते हैं, अगर हम PhD को भी मैं साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊं, तो PhD के अंदर आपके पास 30 क्रेडिट आवर का थीसिस होता है और 15 क्रेडिट आवर के कोर्स वर्क होते हैं, यानी 5 कोर्सेज आप पढ़ते हैं PhD में अगर आप एनरोल्ड हैं, और 5 कोर्सेज के बाद फिर आप 30 क्रेडिट आवर का थीसिस करते हैं, इक्वलेंट टू अ मास्टर्स कंप्लीट क्रेडिट आवर्स। तो 45 क्रेडिट आवर्स जो होते हैं वो आपके PhD के अंदर आपने करने होते हैं जब आप PhD में एनरोल होंगे। 30 मास्टर्स में, 45 PhD में। बैचलर्स में 130 प्लस आप लोग करके आते हैं जो आप 4 साल में करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई क्रेडिट आवर्स की। दोबारा आते हैं मास्टर्स के ऊपर। मास्टर्स में 6 क्रेडिट आवर्स करने हैं आपने। ये 6 क्रेडिट आवर्स की जो ग्रेडिंग होगी
वो एक ही वक्त में होती है जब आप TH2 क्लियर कर लेते हैं, डिफेंस कर लेते हैं थीसिस, तो एक ही दफा जो ग्रेड लगता है वो TH1 TH2 का ग्रेड एक साथ लगता है, और दो प्रोसेस में सेपरेट है। ठीक, सो वंस यू कंप्लीट योर 8 कोर्स वर्क्स, 8 courses, 24 credit hours, then you start, then you register your TH1 with the university, क्योंकि जी मैं थीसिस करना चाहता हूँ, मुझे रजिस्टर कर लीजिए। रेगुलर सेमेस्टर में आप रजिस्टर कर सकते हैं, आइदर फॉल और स्प्रिंग। ठीक है, सो फॉल या स्प्रिंग आप TH1 रजिस्टर करेंगे। जब एक सेमेस्टर में आप TH1 कर लेंगे, बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी आपको TH2 में रजिस्टर कर लेती है अगले रेगुलर सेमेस्टर में। यानी कभी ये स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग में आप में से जो लोग TH1 रजिस्टर करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर और TH1 क्लियर कर लेंगे, उनको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फॉल में TH2 में रजिस्टर कर लिया जाएगा विदाउट आस्किंग देम। ठीक है, थीसिस 1 में आपसे पूछा जाता है, यानी आप खुद काम करते हैं एक्टिवली, फिर पैसिवली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है TH2 के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी ये आपकी क्वेरी या कंप्लेंट ना हो कि जी मैंने तो थीसिस 2 रजिस्टर नहीं कराया, वो ऑटो पे रजिस्टर हो जाएगा। अगर नहीं कराएंगे तो फिर आपका TH1 भी फेल हो जाएगा, फिर आपको TH1 शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में थीसिस होता है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले 3 क्रेडिट्स कर लें एक सेमेस्टर में, फिर साल के लिए गायब हो जाएं और कहें जी अब मुझे TH2 में रजिस्टर कर लें, फिर TH2 सेपरेट नहीं होगा, दोबारा TH1 आप रजिस्टर करेंगे। क्योंकि वो जो टॉपिक होता है, जो रिसर्च एरिया होता है, वो उस टाइम के लिए होता है। अगर आप टाइम में बहुत आगे चले जाएंगे तो इट मींस आपने उस दौर की चीज को मिस कर दिया, अब अगले दौर में कोई नई चीज होगी उस पर काम करें। तो ये चीज क्लैरिटी के साथ सबको पता होनी चाहिए। ओके, सो TH1 में आप जब रजिस्टर कर लेते हैं, लाइक इस सेमेस्टर में आप में से किसी ने TH1 में रजिस्टर किया है? एनीवन आउट ऑफ यू? अच्छा, अब TH1 में जिन्होंने रजिस्टर किया है, एक्सपेक्टेडली उनके 8 सब्जेक्ट इससे पहले पूरे हो चुके हैं, ऐसा ही है? 7 हो चुके हैं, यानी 8वां भी सेमेस्टर में लिया है, 8वां सब्जेक्ट में लिया है, और अब एक साथ आप TH1 कर रहे हैं। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो अब आगे जाएगी वो उस वक्त जाएगी जब इस सेमेस्टर का रिजल्ट जो है आपका अनाउंस हो जाएगा और 8 कोर्सेज के ग्रेड्स लग जाएंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रोसेसिंग योर केस फॉर प्रपोजल डिफेंस, जिसको TH1 कहते हैं। ठीक है, और क्लैरिटी आती है, मैं आगे चलता हूँ। सो से आपने अब TH1 में अब क्या क्या होगा, मैं उस पर आ जाता हूँ कि TH1 बेसिकली क्या चीज है। TH1 इज अ प्रपोजल डिफेंस, जैसे यहाँ लिखा हुआ, इट्स प्रपोजल डिफेंस। TH2 is thesis defense, right? So proposal defense is requires something for its passing, जिसमें यहाँ पे दो चीजें लिखी आपको नजर आ रही होंगी। एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार करनी होगी एज पर यूनिवर्सिटी टेम्पलेट, राइट? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो है वो मोहसिन साहब से कांटेक्ट करके वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट ले लीजिएगा, और कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट्स भी ले लीजिएगा जो पास हुए हैं, जस्ट फॉर एवरीबडी टू फॉलो, CS साइड से भी, मैनेजमेंट साइड से भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड से भी, और अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उस पर्सपेक्टिव से भी। तो आपको एक एक सैंपल मिल जाएगा, वो सैंपल आप सबसे शेयर कर लें और यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट भी शेयर कर लें। तो एवरीबडी हु इज डूइंग TH1 हैज टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एज पर यूनिवर्सिटी टेम्पलेट, जिसमें कुछ चीजें आपने फॉलो करनी है। वो कंटेंट क्या है वो मैं लिखता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है जो कि आप किसी एक थीसिस के अंदर करते हैं या थीसिस प्रपोजल तक करते हैं। मैं पूरी बात करूंगा, उसमें एक जगह पे प्रपोजल 1 कट हो जाएगा, प्रपोजल 2 उसके बाद शुरू होता है। बहरहाल एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार करनी है। सेकेंडली आपने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी एक पैनल के सामने, जो कि आपके प्रपोजल को पास या फेल करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस है, एक इस्लामाबाद कैंपस है, एक पेशावर कैंपस है और एक रासुल खैमा में कैंपस है। 3 कैंपसेस है, तीनों कैंपसेस में जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम रन होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो 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 इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा ब्रोकन अप है। एक प्रोसेस यहाँ पे होता है, यानी कैंपसेस के अंदर होता है। कैंपसेस के अंदर चूंकि डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो डिपार्टमेंट लेवल काम होता है, डिपार्टमेंट लेवल के बाद कैंपस लेवल काम होता है और कैंपस लेवल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल काम होता है। ठीक है, तो एक पैराडाइम बनता है कि आप पहले अपने डिपार्टमेंट में डिफेंस करना चाहिए आपको, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके काम को आना चाहिए, फिर कैंपस लेवल पे काम आना चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे काम आना चाहिए, ताकि सारी जो कमिटीज हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होकर आपके काम को पास या फेल करें। ज्यादा फोकस यूनिवर्सिटी में TH1 को दिया जाता है बनिस्बत TH2 के। TH1 इज यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस
TH1 is यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस, TH2 is डिपार्टमेंट लेवल डिफेंस। थीसिस आप जब पढ़ जाएंगे, अपने काम में कुछ कर लेंगे, फिर अपने डिपार्टमेंट पे आप डिफेंस देते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती। अब आगे चलते हैं। ओके, सो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी TH1 जो है वो आपने अब डिफेंस करना है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपसेस भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं। हम आते हैं जी कि पहले डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो है वो प्राइमरीली 3 कैंपसेस या 3 आपके डिपार्टमेंट्स हैं, सॉरी। उनमें एक है मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट साइंस के नीचे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की मास्टर्स के लोग भी हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लोग भी हैं, अगर आप यहाँ पे देखो, और मैनेजमेंट साइंस के लोग भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग भी। सो दे आर हैंडल्ड इन विद इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है, एग्रीड। सो आप में से कौन कौन से लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहे हैं, आप में से? तो आप लोग जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंस के अंदर कंसर्न HOD के साथ कुछ ना कुछ आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग साइंसेज का है। इंजीनियरिंग साइंसेज में कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, जो कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो इसके अंदर अपने HODs के साथ लिंक होंगे। इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूं आपको, तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। एक डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ नहीं है, जो थोड़ा राइट साइड पे लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट। सो देयर इज वन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंस, another one is engineering science, third one is computing, and fourth one is life sciences. लाइफ साइंसेस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के जो है वो सेक्शंस या मास्टर्स या एमफिल प्रोग्राम्स हैं। सो अकॉर्डिंगली जब आपने अपने काम को तैयार करेंगे एज पर टेम्पलेट जो मैंने आपसे बात की, जो टेम्पलेट, और इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर, और अपने काम को जमा कराएंगे आप टू दी कंसर्न्ड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हु इज मोहसिन साहब इन योर केस। सो मोहसिन साहब उसको शेयर करेंगे आपके HOD के साथ, और आपके HOD एक कमेटी फॉर्मुलेट करेंगे जिसको नाम दिया जाता है इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल, ECP। यहाँ लिखा हुआ भी है, ECP इज फॉर प्रपोजल्स। ठीक है, और इसको हेड करेंगे आपके HOD, और उनके साथ होंगे 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स डिपार्टमेंट के। और इस तरह से ये एक 3 बंदों का पैनल बनेगा, जिसमें एक ECP चेयर होगा, जो कि प्रेफरेबली HOD खुद होता है, बट ही कैन डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम अदर सीनियर मेंबर। सो इन फैक्ट देयर आर 3 मेंबर्स, 2 ECP मेंबर्स होते हैं, एक ECP चेयर होता है। दे हैव a form available with this, with them. They will ask the student to present their cases. आप आए और प्रेजेंट करें, आपको एवेल्युएट करेंगे, और अकॉर्डिंगली आपको या तो वो डेफर करेंगे कि जी और काम करो, या पास कर देंगे, राइट। सो ECP is held around a couple of months earlier than the end of semester, because by the end of semester आपने यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस देना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ TH1 में। तो उससे पहले डिपार्टमेंट लेवल डिफेंस को महीना 1.5 महीना पहले हो जाना चाहिए। सो होगा क्या कि अभी आप स्प्रिंग में रजिस्टर हैं, जो लोग आपसे, आपको एक मेल आएगी फ्रॉम दी मोहसिन साहब, ही विल से कि जी हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा है बाय जून में एंड, और जून में खत्म होगा। तो वो आपको कहेगा जी ओके, अप्रैल की 20 तारीख तक आपने अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट मुझसे शेयर करना है, ताकि आई शुड शेयर इट विद दी कंसर्न्ड HOD और डिपार्टमेंट टू अलाउ हिम और द ग्रुप टू कंडक्ट ECP फॉर यू, जो कि जनरली होगी बाय द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है, बट सेमेस्टर से 1.5-2 महीने पहले ही होगी। तो आपने उससे पहले अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। इस सब्जेक्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका काम ये नहीं है कि आपके प्रपोजल डॉक्यूमेंट को आपसे तैयार कराए। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि प्रपोजल्स पे भी बात करेगा, थीसिस पे भी बात करेगा, राइटिंग रीडिंग दोनों पे बात करेगा, PhD से भी रिलेटेड बातें होंगी, फंडिंग से रिलेटेड भी बातें होंगी। इसमें एक पोर्शन होगा जिसमें हम प्रपोजल पे भी काम करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का काम ये नहीं है। इस सब्जेक्ट का काम रिसर्च मेथोडोलॉजी को जनरली एक्सप्लेन करना और आपकी क्लैरिटीज को लेकर आना है। वो काम अपने सुपरवाइजर के साथ आप करेंगे इस TH1 का, जिसकी मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिहाज से क्लैरिटी ये दे रहा हूँ कि आपको उसे रेडी कर लेना चाहिए बाय मिड अप्रैल, अगर आप स्प्रिंग में रजिस्टर हुए, क्योंकि अप्रैल की किसी डेट को आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग ली जाएगी, जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेरी रिक्वायरमेंट होगी बट बाय द एंड ऑफ कोर्स होगी।
तो मैं और तरीके से चलूंगा, मेरी टाइमलाइंस और TH1 की टाइमलाइंस मैच नहीं करेंगी, ये याद रखें, ठीक है। सो क्लैरिटी आ गई है कि जी आपकी डॉक्यूमेंट ली जाएगी, HOD को दी जाएगी, ECP कंडक्ट करेगा वो, और ECP में आपका डिफेंस होगा, प्रेजेंट करेंगे अपने काम को आप उन 3 लोगों के सामने, वो आपके काम को इवैल्यूएट करेंगे, आपको पास फेल करेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो वो क्या करना चाहिए उसको, डिपार्टमेंट लेवल डिफेंस क्लियर हो गया आपका, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप लॉजिकली स्पीकिंग, यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस होगा, क्योंकि ये ECP कहाँ कहाँ पे होगी, ECP देखें यहाँ डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, लाइफ साइंसेज की ECP सेपरेट होगी, इंजीनियरिंग साइंसेज की जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है वो सेपरेट होगी, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट की ECP सेपरेट होगी जिसमें आपके CS डाटा साइंस इनके लोग प्रेजेंट करेंगे अपने काम को, मैनेजमेंट साइंस जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी ECP सेपरेट होगी। तो इस तरह से 4 ECPs होगी अलग अलग, उनके केसेस कंबाइन होंगे और वो आएंगे टू मोहसिन साहब के जी ये पास हो गए सारे लोग। मोहसिन साहब उसकी एक नेक्स्ट मीटिंग कॉल करेंगे जिसको हम नाम देते हैं GSC मीटिंग, ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी। उसमें इनफैक्ट आपके जितने केसेस हैं जो कि ECP से क्लियर होकर आए हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बैठ होंगे, जिसको ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी है, ये कैंपस लेवल कमेटी है, यूनिवर्सिटीज के बाद आएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस को कह रहे हैं तो कैंपस लेवल पे होगी। तो इसको चेयर करेंगे डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उनके साथ होंगे 2 एक्सटर्नल मेंबर्स आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, और हर डिपार्टमेंट का HOD होगा और एक सीनियर फैकल्टी मेंबर भी होगा। इसमें सारे केसेस हर डिपार्टमेंट के दोबारा प्रेजेंट होंगे और किसी भी स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है जी कि आके दोबारा प्रेजेंट करें आप अगर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये GSC होगी ECP के होने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, यानी मोटे तौर पे इस सेमेस्टर के लिए अगर आपको अप्रैल की कोई डेट मिलती है ECP की तो बाय मिड ऑफ मई GSC होगी, और GSC में आपके केसेस दोबारा इवैल्यूएट होंगे सारे डिपार्टमेंट्स के। कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम समझ आती है ठीक नहीं है तो आप वहां से फेल होके वापस आ सकते हैं ECP तक कि नहीं जी ये सांप की सीढ़ी होगी कि जिन्हों के लिए ठीक नहीं है, इसका केस आ तो गया है ECP से बट इसमें गलतियां हैं, सेंड हिम बैक। तो आपके पास केस दोबारा आ जाएगा घूमते हुए और फिर आपने ECP को दोबारा प्रेजेंट करना होगा अगर GSC ने आपको फेल कर दिया। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ECP एक से ज्यादा दफा भी बैठेगी क्योंकि GSC वापस भेज सकती है केस। क्लैरिटी आ रही है ना चीजों में? सो GSC कैंपस लेवल कमेटी है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के केसेस आएंगे, केसेस वापस जा सकते हैं, ऑल्दो रेयरली होता है कि कोई केस वापस जाए। अगर ECP आपको क्लियर कर दे तो GSC जो है वो आपके केस को जनरली फेल नहीं करती जब तक कोई बहुत मोटा प्रॉब्लम या बहुत ही वाजे मसला ना हो, ठीक है। सो GSC आपको कैंपस लेवल पे, अब अगेन GSC ने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट लेवल इसके GSC से भी आप क्लियर हो गए। अब आपका केस जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे क्योंकि हर कैंपस के केसेस इकट्ठे होकर उस कैंपस के जो ग्रेजुएट स्टडीज के जो डायरेक्टर हैं उनके थ्रू आएगा टू मेन कैंपस जो कि पेशावर कैंपस है। सो पेशावर में इस्लामाबाद के सारे केसेस जाएंगे, पेशावर के अपने कैंपस के केसेस होंगे और रासुल खैमा कैंपस के केसेस भी होंगे, और अकॉर्डिंगली अब वहां पे नेक्स्ट लेवल कमेटी होती है जिसको हम नाम देते हैं GSRMC। GSRMC अगर आप नाम ज़हन में रखें तो इट इज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्च मैनेजमेंट काउंसिल। GSRMC स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्च मैनेजमेंट काउंसिल, और इसको चेयर करते हैं वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, VC हैं। लाइट आ जाती है तो आपको विजिबल भी हो जाएगा, बट ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आए कि GSRMC जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी है जो कि कंडक्ट करती है या देखती है सारे कैंपसेस के केसेस एक जगह पे दोबारा प्रेजेंट होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं उनको उसमें चेयर करते हैं वाइस चांसलर। सारे डीन्स होते हैं हर कैंपस के इसके अंदर, ऑनलाइन और ऑफ ऑन कैंपस। जो नहीं आ पा सकते से UAE से तो वो ऑनलाइन होंगे, बाकी लोग इस्लामाबाद के अगर पेशावर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन वो हिस्सा होंगे मीटिंग का। तो डीन्स होंगे आफ्टर VC, और हेड ऑफ कैंपसेस यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो होंगे।
इसमें अगेन 2 एक्सटर्नल मेंबर्स आउट ऑफ यूनिवर्सिटी लिए जाते हैं। लाइक अगर आप इस्लामाबाद कैंपस के सॉरी पेशावर कैंपस में कंडक्ट कर रहे हैं तो पेशावर कैंपस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से कोई एक मेंबर आ जाएगा, फास्ट पेशावर से कोई आ जाएगा, या इस्लामाबाद के किसी यूनिवर्सिटी से कोई वहां पे आ जाएगा। तो 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे और इस तरह से आपके कुछ एक्स्ट्रा सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी उसको पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी दोबारा बैठती है, अगेन ये TH1 के केसेस डिस्कस करती है और फिर दोबारा उनको वेट करती है। और यहाँ पे भी लोग फेल हो सकते हैं, या ये रिक्वेस्ट की जा सकती है स्टूडेंट से कि आप जी पेशावर आए और आके अपने प्रेजेंट दोबारा करें, मे बी ऑनलाइन और ऑन कैंपस अगर आप यहीं आसपास वहीं पे। क्लैरिटी आ गई जी? ये जो फाइनली अब जब यहाँ से आप क्लियर हो जाते हैं तो इट मीन्स नाउ यू आर फाइनली क्लियर्ड फ्रॉम योर TH1 या प्रपोजल। इसके जो मिनट्स आते हैं उसमें लोगों के नाम लिखे होते हैं कि जी जहूर साहब, रफी साहब, रिजवाना क्लियर कर गए, और से जो आपका है क्या नाम है एजाज, ये फेल हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा अगर ये फेल हो गया? तो ये दोबारा से ECP पे आ जाएगा घूम के दोबारा सब कुछ। इट मीन्स कि इसका टॉपिक ठीक नहीं था, he has to rework on the topic, he will be told कि जी दोबारा ECP में प्रेजेंट करें, री रजिस्टर हो अगले सेमेस्टर में, क्योंकि आप फेल हो गए। पास तो हो गए तो वो निकल गए ना, स्प्रिंग से निकल गए वो, अब वो अगले सेमेस्टर में फॉल में TH2 में रजिस्टर हो जाएंगे जो पास हो गए। जो फेल हो गए वो दोबारा से री रजिस्टर करेंगे नए रेगुलर सेमेस्टर में फॉर ECP, यानी फॉर TH1। क्लैरिटी आ गई कुछ या नहीं आई? सॉल्व कर दें। आवाज आ रही है जी आपको हुमायूं साहब? सर आ रही है सर। ओके, क्लैरिटी है जी आपको जो बातें मैंने की हैं? सर बिल्कुल सर। ओके, सो अगर क्लैरिटी है आपको इस बात की, तो हमने अभी तक जो मैंने बात क्लियर की वो ये की कि जब आप अपना टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और डिफेंस स्टेज पे आते हैं तो TH1 या थीसिस 1 में क्या क्या स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा टू गेट द फाइनल क्लियरेंस एंड डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन हु हैज पास्ड प्रपोजल डिफेंस स्टेज। ठीक है, सो प्रपोजल डिफेंस स्टेज जो है वो से आप निकल आएंगे और इसके बाद आप रेगुलर सेमेस्टर में TH2 में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप ECP से क्लियर हो जाते हैं तो आपको उसके बाद बाकी प्रोसेस शायद नजर नहीं आएगा, क्योंकि GSE में आप में से आप 10 लोग थे, ECP में शायद एक आध को बुलाएंगे, बाकी 9 को नहीं बुलाएंगे। GSRMC में भी किसी एक आध को बुलाएंगे, बाकियों को नहीं बुलाएंगे। तो कोई ऐसा बंदा बीच में, या ज्यादा बंदे ऐसे होंगे जिनको ECP के बाद कोई और प्रोसेस में नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर आप ECP क्लियर कर गए हैं तो देर आर हाई अमाउंट ऑफ चांसेस, 99% चांसेस है कि आप GSC से और GSRMC से भी पास हो जाएंगे और अल्टीमेटली मिनट्स में आपका नाम आ जाएगा। और आपको फिर उसके बाद जब GSRMC के मिनट्स आते हैं तो आपको जो PG कोड है वो मेल करेगा प्रॉपर कि जी आप क्लियर कर गए हैं प्रपोजल डिफेंस, और ऑटो पे आपको रजिस्टर कर लेगा वो अगले फॉल में। समर में नहीं करेगा। समर में अपना काम आप कर सकते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं करें, और एज अर्लियर विद इन 1 वीक ऑफ नई रजिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट सेमेस्टर आप डिफेंस में जा सकते हैं। बट आपका रजिस्ट्रेशन अगले सेमेस्टर का होगा, डिफेंस अर्ली कर सकते हैं अगर काम कर लिया। ठीक है, वो बात भी हम करेंगे। अच्छा, लेट मी कनेक्ट दिस अगेन। लाइट या चला जा रहा है।
ओके, तो यही सब आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है सर। ओके जी। लतीफ खान, आपको भी आवाज आ रही है? अच्छा चले, अगर आवाज नहीं भी आ रही तो काइंडली आप ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शेयर करूंगा बाद में। और अभी आप लेट भी ज्वाइन किया आपने, कुछ चीज़ हमने कर ली है बातें, उनको आप काइंडली अपने यूट्यूब लेक्चर पे जरूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपको स्लाइड नजर आ रही है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को? आ रही है या नहीं आ रही? चलिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बहरहाल। अगर मुझे एज्यूम क्या आ रही होगी आवाज। अच्छा जी, ओके। सो हमने क्या कहा जी कि TH1 की स्टेजेस हमने बात कर ली, और अकॉर्डिंगली हमने कहा कि TH2 में आप चले जाएंगे। TH2 के अंदर जो है आपके पास अगेन, अब TH2 इज डिपार्टमेंट लेवल डिफेंस, ये थीसिस डिफेंस कहलाता है। और इसमें आप जो है वो इसको फाइनल थीसिस डिफेंस भी कहते हैं। और फाइनल थीसिस डिफेंस जो है उसके अंदर आप जो आपका डिफेंस होता है उसमें एक एक्सटर्नल मेंबर को इनवाइट किया जाता है, एक इंटरनल मेंबर यूनिवर्सिटी का होता है, और एक आपका सुपरवाइजर होता है। और उनकी जो वेटेजेस है वो यहाँ मेंशन्ड है। जरूर साहब, क्या क्या कितनी परसेंटेज मिलेगी? 40% है। और ये जो ग्रेडिंग यहाँ पे आपकी फाइनलाइज होगी, जो कि आपको अगेन F से लेके A तक, F, D+, D, C-, C, B-, B+, A-, कुछ भी ग्रेडिंग मिल सकती है इसके बाद। और जो ये ग्रेडिंग होगी आपकी रेप्लिकेट हो जाएगी TH1 के 3 क्रेडिटार्स के अंदर भी। TH2 एंड TH3 में एक ही ग्रेड लगेगा जो ये ग्रेड करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ओवरऑल पूरा थीसिस जो है वो डिफेंस हो जाएगा। और वो मैंने कहा कि अब अगेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि एक सेमेस्टर में TH1 रजिस्टर होता है, उस सेमेस्टर के एंड तक TH1 क्लियर होता है, फॉर्मेलिटीज थोड़ी ज्यादा है। और TH2 अगले सेमेस्टर में रजिस्टर होकर अर्लियर डिफेंस किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, और मे बी कॉन्टिन्यूएशन में एक हफ्ते में भी। एक कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस सेमेस्टर में ही ना करें, फिर भी आगे जाएं और आगे काम करना चाह रहे हो, क्योंकि ये काम करना है ना अब इसके अंदर। तो उससे उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले सेमेस्टर में नहीं कर पाते, तो उससे अगले सेमेस्टर में भी कर सकते हैं, यानी उसके बाद वो कभी भी कर सकते हैं। आइडियली स्पीकिंग उसी सेमेस्टर में कर लेंगे। अगर आगे जाएंगे तो फिर उनको कॉन्टिन्यूएशन फीस पड़ेगी। उसका मकसद ये होता है कि लोग थोड़ा काम तेज करें, क्योंकि ये डिपेंडेंट टास्किंग होती है ना, लोग रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, अपना काम नहीं मिलते, नहीं आते नहीं। तो उसको रोकने के लिए कि जल्दी काम अगले बंदे का पूरा हो जाए, फीस रखी जाती है कि यार थोड़ा उसके दिमाग पे होगा कि मुझे एक्स्ट्रा फीस पड़ रही है, तो मैं जल्दी काम करके अपना डिफेंस करूंगा और जस्ट गेट गेट माय साइन ऑफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके। सो अगर ये चीज क्लियर है, अब मैं आ जाता हूँ कि जी व्हाट ऑल, इससे पेशतर के हम कुछ रिसर्च पेपर्स की बात करें। मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि वो जो इनके अंदर कंटेंट क्या क्या कवर होना चाहिए। वंस यू, एक जो प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने करनी है। सो रिसर्च प्रोसेस में लेट मी शेयर विद यू। थोड़ा सा पहले हम रिसर्च प्रोसेस को देखते हैं, उसके बाद इधर दोबारा आते हैं। Okay, let me show you this slide. वॉइस नॉट अवेलेबल। आपको आवाज मेरी नहीं आ रही जी?
लतीफ साहब आवाज नहीं आ रही? मे बी आपके एंड पे शायद कोई इशू है। हुमायूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है सर। ओके, बस शायद उनके साइड पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए उनको आवाज नहीं आ रही। ओके फाइन। अच्छा जी, ओके। सो इधर जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये एक रिसर्च प्रोसेस है जिसमें से हम सब ने गुजरना है। और ये अगर आप देखेंगे, हर रिसर्च पेपर के अंदर भी यही कंटेंट होते हैं, हर रिसर्च थीसिस में भी यही कंटेंट होते हैं। एवरी रिसर्च थीसिस, मे इट बी अ मास्टर्स थीसिस और इट कुड बी अ पीएचडी थीसिस, उसमें ये कंटेंट होते हैं। जब थीसिस लिखते हैं तो चैप्टर्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। और जब आप लिखते हैं अपना रिसर्च पेपर, तो वहां पे ये स्मॉल सेक्शंस होंगे, इसी नाम से होंगे। अगर आपने अभी रिसर्च पेपर कुछ देखे हैं पिछले एक हफ्ते में, तो आपको नजर आया होगा कि वहां पे इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, उसमें लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होगा, उसमें मेथोडोलॉजी सेक्शन होगा, उसमें रिजल्ट्स डिस्कशन सेक्शंस होंगे, उसमें कंक्लूजन होगा, ठीक है। हर रिसर्च पेपर के अंदर ये सेक्शंस होते हैं। और ऑन दी अदर एंड हर थीसिस के अंदर इनके चैप्टर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन का चैप्टर नजर आएगा आपको अगर आप थीसिस देखोगे, आपको लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर नजर आएगा, आपको मेथोडोलॉजी का एक चैप्टर नजर आएगा, ठीक है। और इस तरह से बाकी चैप्टर्स भी नजर आएंगे। तो रिसर्च पेपर जो है उन्हीं के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लोगों ने रिसर्च पेपर लिखे होते हैं थीसिस के अंदर से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कंटेंट देखना शुरू करें तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल का डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, या इंट्रोडक्शन का कंटेंट होता है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज होती है? ये जो पहले दो फेजेस है इनको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन फेज। फॉर्मुलेशन फेज ये है कि इनफैक्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैंने क्या रिसर्च करनी है और क्यों करनी है, और इस पे बाकी लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। ये तीन सवालों के जवाब फॉर्मुलेशन फेज में होते हैं। मैंने किस एरिया में रिसर्च करनी है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, ये किया जाता है। फिर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्यों करना चाह रहे हैं आप, वो बताते हैं आप। और तीसरी चीज, बाकी लोगों ने दुनिया में इसी प्रॉब्लम को लेके इन मसले को कैसे हल किया। ये दो पहले दो ब्लॉक्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन फेज कहते हैं इसको। सो अगेन आई रिपीट, पंच लाइन्स क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ अदर पीपल। हमेशा याद रखें, थीसिस का जो टॉपिक होगा मास्टर्स के अंदर, इट शुड बी अ प्रॉब्लम टू अ, इट शुड बी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आप सारे जो है इस पेडेस्टल पे आ चुके हैं अपनी जिंदगी में कि अब आप मसाइल का हल बता सकते हैं बेस्ड ऑन योर एकेडमिक प्रूडेंस, एकेडमिक knowledge, based on your academic experience. So what you can do, आपसे एक्सपेक्ट की जाता है कि जी अब आप कोई मसला ढूंढें जो कि आपके माशरे में है, आपके सिस्टम में है, आपके एकेडमिक सर्कल में है, और आप उसको लॉजिकल तरीके से सिस्टमेटिकली सॉल्व करें। यही आपका थीसिस टाइटल होता है। सो एवरी थीसिस टाइटल हैज टू बी अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मसले का हल होना चाहिए। अच्छा, रिसर्च पेपर जो आप पढ़ेंगे ना दुनिया में, उसमें जरूरी नहीं कि हर पेपर कोई मसले का हल दे रहा होगा, क्योंकि रिसर्च पेपर तो लार्जर डोमेन में कुछ भी बंदा लिख सकता है, कोई रिव्यू दे सकता है, कोई वैसे ही बात कर सकता है, तो रिसर्च पेपर लिखे जा सकते हैं। हमने वो पेपर्स निकाल के पढ़ने हैं जो लिटरेचर रिव्यू में शो हो रहे हैं, जो कि मसाइल का हल दे रहे हो जिस मसले पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। क्लैरिटी है? सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब आपने मसले का हल देना ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ट्राई टू सी यार के इसमें ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ये क्यों मेरे लिए क्यों अहम है, ये मेरे माशरे का कोई प्रॉब्लम है, मेरी सर्विस का कोई प्रॉब्लम है, मेरी एकेडमिक सुपरवाइजर का कोई प्रॉब्लम है, तो अब मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के लिए पहला तरीका क्या होता है कि आप देखते हैं यार लोगों ने कैसे सॉल्व किया। आसान सी एग्जांपल क्या है कि जी अब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, आप फोन करते हैं टेक्नीशियन को या मैकेनिक को, यार ये मसला आ गया है, मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। क्यों पूछते हैं उससे? क्योंकि उसने उस तरह के सॉल्यूशंस किए हुए, तो वो आपको कोई सॉल्यूशन बताएगा। सर ये देख ले, सर्किट ब्रेकर चेक कर लें, नहीं इसमें नहीं है तो इसका स्पार्क प्लग देख लें, नहीं इसका ऑयल की कैप देख लें, नहीं इसका फलां जो है वो नॉब देख लें,
वो आपको 3-4 सॉल्यूशंस बताएगा बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस सॉल्यूशंस। पॉइंट क्या है कि हर मसले का हल उस वक्त ही निकल सकता है अच्छा जब एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन सामने हो, फिर आप ज्यादा अच्छा हल बता सकते हैं कि नहीं यार ये इस मेरे केस में लोकल प्रॉब्लम्स ये हैं, तुम्हारा जो है उसमें था कुछ ये, मैं इस तरह से सॉल्व करूँ। ओके, सो विद दैट बैकग्राउंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उसकी सिग्निफिकेंस स्टैब्लिश करनी आपके लिए जरूरी है, तभी तो लोग उसको उस पे आपका बात सुनेंगे कि जी मैं यूं कर रहा हूँ क्योंकि ये इस वजह से अहम है और लोगों ने ये सॉल्यूशंस दिए हैं। सो अकॉर्डिंगली ये दो तीन चीजें हैं, ये आपने फिगर आउट करनी होती है। अच्छा जी, ये सुफियान आपको आवाज आ रही है मेरी? सुफियान? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सुफियान जी आप सर, आवाज़ आ रही है आपकी। कहाँ से अटेंड कर रहे हो?